नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोवित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज हम केस को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीका इतना पीछे क्यों है। अफ्रीका के जो आप लोग देखते होंगे वहाँ पे भुखमरी के हालात ज़्यादा हैवी रहते हैं। वहाँ पे जो जीडीपी होती है वो पर कैपिटा इनकम कम होती है, जीडीपी डाउन होती है। वहाँ पे लोग भुखमरी के आधार पर मरते रहते हैं, मिट्टी खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती होगी ये सब चीज़ें, आपके सामने भी आती होगी, कहीं ना कहीं वीडियो में आपने देखा होगा। तो इस आधार पर आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसे अलग कॉन्टिनेंट है, आप देखते होंगे यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और एशिया है, ये सब डेवलप कंट्री, डेवलपिंग नेशन में आते हैं। और जो अफ्रीका के देश हैं वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, मतलब विकासशील देश होते हैं वो। इतना ज़्यादा वहाँ पे विकास नहीं होता है और ना ही किस आधार पर। और जबकि मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो सबसे ज़्यादा संसाधनों से रिच है। वहाँ पे गोल्ड सबसे ज़्यादा, वहाँ पे हीरे सबसे ज़्यादा, वहाँ पे कच्चे तेल के भंडार सबसे ज़्यादा, वहाँ पे जो मैग्नीज होते हैं, जो खनिज होते हैं, खनिज के सबसे ज़्यादा भंडार अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस आधार पर क्यों इतना पीछे है अफ्रीका, और क्या इसकी मेजर है। और एक डिजीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है डच डिजीज। उसका क्या फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए आज डिस्कशन को और आज सेशन को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों अफ्रीका इतना पीछे है आज। सबसे पहले आप एक अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को देखें कि ग्लोब में कहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये आपको मैप में दिखा रहा हूँ कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अफ्रीका में, आपने सुना होगा कि अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा मानव का अस्तित्व आया है। मानव सबसे पहले अफ्रीका के अंदर आया है। उसके बाद यूरोप गया, एशिया गया, ऑस्ट्रेलिया गया और फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में मानव का अस्तित्व सामने आया। अफ्रीका के अंदर आज से लगभग 1 लाख साल पहले मानव को देखा गया, अस्तित्व में आया। क्योंकि जो हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो इसी स्टडी के आधार पर दिया गया है कि जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं नियंडरथल और होमोसेपियंस, इनके आधार पर इनके जीनों को इनका जो जीन्स होते हैं उनको इकट्ठा करके एक वैज्ञानिक ने इसी आधार पर इसका नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये बातें मैंने आपको इसमें एडिशनल जानकारी बताई। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हम इसके ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। पहले मैंने आपको जिसमें बातें बताई है, 1 लाख साल पहले जो मानव का अस्तित्व है वो किस किस आधार पर कहाँ कहाँ पर पहुँचा है, मैंने इसमें बातें बताई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ इसकी। इसमें जो ज्योग्राफी है, संसाधनों से अफ्रीका सबसे ज़्यादा रिच है। और कॉन्टिनेंट के आधार पर देखेंगे आप तो संसाधन में सबसे ज़्यादा रिच अफ्रीका है। आप इसमें देख सकते हैं को गोल्ड के भंडार सबसे ज़्यादा देखेंगे, कच्चे तेल के भंडार आप देखेंगे, पेट्रोलियम के भंडार देखेंगे आप, और गैस के भंडार देखेंगे, डायमंड के भंडार आप इसमें देखेंगे, मैग्नीज, आयरन, कॉफ़ी, यूरेनियम, सब चीज़ों के भंडार आप इसमें अफ्रीका के अंदर देख सकते हैं। इतना संसाधनों से रिच होने के बावजूद भी इतना पीछे है क्यों, तो इसके कारण भी आज जानेंगे। सबसे पहले हम इसके ज्योग्राफी और इसके देख लेते हैं। इसका आप इनका जो कलर आप देखते होंगे वो थोड़ा सा क्लाइमेट के वजह से थोड़ा सा इनका काला रहता है। और दूसरी बात, इनका जो मैं आपको उसमें रेन फॉरेस्ट दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ग्रासलैंड है और कहाँ कहाँ पर क्लाइमेट कैसे कैसे रहता है। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा गर्म ही रहता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका से तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये एडिशनल नॉलेज है। और अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये सब बात आपको जानकारी होनी चाहिए। अफ्रीका के अंदर लगभग 53 देश आते हैं, तो ये सब बातें आपको जाननी होगी। ये साहिल रीजन है। साहिल रीजन में आप देखते होंगे इसमें कितने देश आते हैं। ये जो हरा हरा सा आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ये साहिल रीजन का है। और ये सब साहिल रीजन है। इसमें ये ग्रेट वैली देख सकते हैं, और लीबिया का डेजर्ट है, एटलस माउंटेन है, ये एटलस माउंटेन है। और ये नील नदी है, कांगो नदी है, जाम्बेजी नदी है, ओरांग नदी है, ये नाइजर नदी है। ये सब इसमें आप देख सकते हैं। ये तो मैं इसकी ज्योग्राफी की लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ इसमें। अभी इसमें यह आप इसे नेचुरल रिसोर्सेज के भी सबसे ज़्यादा आप इसमें देखते होंगे। अब इसमें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देखिए आप। सबसे पहले रूल के आधार पर देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब 1601 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, कैसे भारत का शोषण करती है, ऐसे ही इन्होंने अफ्रीका का शोषण किया है। पुनः जागरण
यूरोप के अंदर आया। पुणे जागरण को आपने देखा होगा कि आप इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि पुणे जागरण, रेनेसा आया यूरोप के अंदर। रेनेसा किस आधार पर आया? वो रेनेसा कई लोगों के अंदर जागरूकता थोड़ा ना लेके आया। उसने तो क्या किया, दूसरे कॉन्टिनेंटों पे जाकर वो अपना अधिकार आधिपत्य करने लगे। अफ्रीका में पहुँचे, अमेरिका में पहुँचे और एशिया में पहुँचे ये लोग, यूरोप के वासी। इन्होंने जैसे पोर्तुगल की, जो आप इसमें देख सकते हैं, अफ्रीका के अंदर कितनी कॉलोनियाँ आपने बना रखी है यूरोप ने। ब्रिटिश ने कॉलोनियाँ बना रखी है, फ्रांस की है, जर्मन की है, इटालियन है, पोर्टुगीज़ है, बेल्जियम्स है, स्पेनिश है और इंडिपेंडेंट अफ्रीकन स्टेट है। ये सब कॉलोनियाँ यूरोप की सबसे ज़्यादा रही हैं। तो यूरोप क्या ऐसा देश था कि पुनर्जागरण वहाँ पे लेके आ गया और दूसरों के देशों के ऊपर वो अपना आधिपत्य अधिकार करने लगा, वहाँ के लोगों को अत्याचार करने लगा, वहाँ के जो संसाधन उनको लूट कर ले जाने लगा, अपने यूरोप के अंदर ले आने लगा। तो इस आधार पर भी अफ्रीका सबसे पीछे रहा है। एशिया इतना पीछे नहीं रहा है क्योंकि एशिया के अंदर स्ट्रगल चले हैं। एशिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा जल्दी पीछे हटा लिया उन लोगों से। अफ्रीका आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलोनी का हिस्सा बना हुआ था। अफ्रीका को लगभग भारत की आज़ादी के बाद भी अफ्रीका को कहीं ना कहीं किसी देश से आज़ाद किया गया। ये तो हुआ पहला फैक्टर। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इसका गृह युद्ध। इनका जो आपस में गृह युद्ध होता रहता है, वो एक दूसरे को पावर को लेकर लड़ते रहते हैं ये देश। जैसे आपने दक्षिण सूडान और साउथ सूडान को देखा होगा, 2014 के अंदर दोनों दोनों देश अलग हो गए। उनका आपस में इंटरनल मैटर था, उनका आपस में इस पावर को स्ट्रगल को लेकर वो देश दोनों अलग हो गए। आपने नामीबिया का स्ट्रगल देखा होगा, आपने जिम्बाब्वे का देखा होगा, आपने जो अल्जीरिया है, ये सब, ये जितने भी देश हैं, जितने भी अफ्रीका के देश हैं, ये सारे के सारे आपस में पावर का स्ट्रगल को देखने के लिए आपस में पावर को लेकर लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो ये तो दूसरा कारण हुआ। अब तीसरा कारण मैं जो आपको इसमें बताऊंगा वो इकोनॉमिक सेक्टर से है। इकोनॉमिक सेक्टर से क्या है कि इकोनॉमिक सेक्टर से कारण यह है कि एक डच डिजीज के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। डच डिजीज क्या है? एक नामीबिया देश ने, इसने ये सोचा कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल है। ऑयल का हम अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑयल को निकालेंगे तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश के अंदर डॉलर आएगा, हमारा देश रिच बनेगा, हमारा देश अमीर बन जाएगा। तो इस आधार पर उसने क्या काम किया, उसने तेल निकालना स्टार्ट कर दिया। तेल निकालने के बाद उसने तेल को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद उसके देश में डॉलर आया और वो अपने आप को डेवलप करने की कगार पर चल पड़ा। तो इस आधार पर कई विद्वानों ने इस चीज़ को देखा कि अगर इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा तेल का निर्यात कर रहा है ये, और इसकी जीडीपी डाउन जा रही है। जीडीपी डाउन जाने का मतलब क्या है? जब ये देश सबसे ज़्यादा ऑयल का निर्यात कर रहा है तो जीडीपी डाउन जा क्यों रही है? इसी का नाम आता है फिर डच डिजीज का सामने। डच डिजीज एक ऐसी डिजीज बीमारी है, बीमारी तो इस इकोनॉमिक्स में कह देते हैं, ये बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ये एक इकोनॉमिकल बीमारी है। डच डिजीज का सामने आता है और फिर डच डिजीज को सामने लेके आया था जो डच के जो वैज्ञानिक हैं वहाँ के, उसने कहा था क्योंकि उस देश में सबसे पहले ये देखी गई थी कि जिस देश का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है या फिर वो देश का सबसे ज़्यादा संसाधन उसके पास होते हैं तो वो अपने देश में, अपने देश को अमीर बनाने के लिए वो संसाधनों का उपयोग करके उस चीज़ को बेचता है, और बेचने के बाद वो अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लेकर आता है, अपने देश के अंदर संसाधन इकट्ठे करता है। फिर क्या देखता है वो कि जीडीपी उसकी डाउन जा रही है। तो यही कारण से जीडीपी सबसे ज़्यादा डाउन चली गई एक नामीबिया देश की। तो ये भी एक तीसरा फैक्टर आपने देखने को मिलेगा अफ्रीका के पीछे होने का। अब ये तो इसमें बात हुई डच। पहले तो आप डच डिजीज को समझ लीजिए कि डच डिजीज होती क्या है। आप मान लीजिए आपके पास 50 रुपये का एक पेन है। 50 रुपये का पेन बनाने वाली एक फैक्ट्री है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं से आप रिसोर्स लेके आए होगे, अपने से बनाया होगा, तो आप जाके उसे बेचते हैं 50 रुपये का। आप $1 लेके आते हैं, ठीक है। आप डॉलर लेके आ गए। डॉलर लेने के बाद क्या होता है कि आपको वही चीज़ अब 45 रुपये में डॉलर, मतलब आप क्योंकि क्या होता है ना, देखो, किसी भी देश का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसके रुपए की वैल्यू मजबूत होती है। मजबूत रुपए की वैल्यू होगी तो एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। यही इसी आधार पर हुआ था कि नामीबिया देश के अंदर वो जो उसका जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ाया गया था। बढ़ने के बाद क्या हुआ, उसके देश में डॉलर आने लगा। तो डॉलर आने के बाद इसमें फिर वो इस चीज़ को देखा कि जीडीपी तो डाउन जा रही है, क्योंकि 45 रुपये का अब उसका जो डॉलर है, 45 रुपये का अब जो डॉलर हो जाता है। अब 45 रुपये में जो चीज़ उसने बनाई थी वो अपने देश के अंदर उस चीज़ का घाटा थोड़ा ना खाएगा भाई। लागत तो उसके 50 रुपये में आ रही है, वो 45 में कैसे बेच देगा?
अब सोचने की बात है। अब जब उसका रुपया जो कमज़ोर हो गया, रुपया जो मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले, तो वो क्या काम करेगा? वो 45 रुपये की चीज़ का वो कैसे मुनाफा कमा लेगा? 45 रुपये का तो उसका घाटा हो जाएगा। पहले वो 50 की बेचता था, अब वो 45 की बेचेगा। कैसे बेचेगा वो? क्योंकि इसी आधार पर नुकसान देखा गया। तो नुकसान देने के बाद इस चीज़ को देखा गया कि जीडीपी डाउन आ रही है। तो इस चीज़ को डच डिजीज कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैंने आपको 3 फैक्टर गिनाए। पहला फैक्टर मैंने आपको गिनाया कि वहाँ के जो गृह युद्ध होते हैं। दूसरा फैक्टर मैंने आपको कॉलोनियन को, वहाँ का जो लोगों के पास सबसे जो यूरोप के वासी हैं वो उन्होंने देश को उसको लूटा। दूसरा फैक्टर मैंने जियोग्राफिकल लोकेशन मैंने उसको दिखाई आपको, और वहाँ की जो गर्म जलवायु है उसके आधार पर मैंने आपको बताया। तो संसाधन से रिच होना भी, और इनका गृह युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सब, और टच डिजीज के बारे में बताया। तो ये सब चीज़ें इसका कारण है अफ्रीका को पीछे धकेलने का। आशा करता हूँ आपको इस सेशन के अंदर कुछ भी समझ आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जितनी भी नोटिफिकेशन होती हैं आपको तुरंत मिलती रहे तो बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।